हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। और ये पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन से मतलब होता है फीता। मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले रेगमार्क, जैसे कि सैंड पेपर कहते हैं, रेगमार्क से साफ किया जाता है। क्यों? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर काफी सरल है। जो निम्न है इसका ये आंसर। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है, क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी में उच्च स्थान पर होती है और ये मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है, ये पुनः वातावरण में उपस्थित जलवाष्प या वाटर वेपर से रिएक्ट करती है और इसके कारण मैग्नीशियम की सतह पर एक लेयर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मैग्नीशियम की सतह पर दो लेयर बन जाती हैं वातावरण में जब हम इसको रखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम की सतह पर से इन दोनों लेयर को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम को रेगमार्क या सैंड पेपर से रगड़ देते हैं, साफ कर देते हैं, तो यह आसानी से एयर की प्रेजेंस में जलने लगती है। जलाने पर एयर की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आसानी से जलने लगती है। यही इसका आंसर था। रेगमार्क से रगड़ते हैं जिससे कि मैग्नीशियम की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर या परत दूर हो सके या दूर करने के लिए या हटाने के लिए भी हम लिख सकते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया करके जलने लगती है। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये लेयर होती हैं मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम पर पाई जाने वाली मैग्नीशियम ऑक्साइड व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर मैग्नीशियम के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? तो इसका आंसर है, ये दोनों लेयर मैग्नीशियम के लिए लाभदायक होती हैं, क्योंकि ये एक मैग्नीशियम पर एक रक्षात्मक आवरण बना देती हैं और ये रक्षात्मक आवरण मैग्नीशियम का संक्षारण रोकता है, जिससे Mg का संक्षारण या कोरोजन रुक जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पहले क्वेश्चन का
आंसर था। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के बर्तन में, एल्यूमिनियम जैसे कि हम दरिद्र नारायण की धातु भी कहते हैं, एक समय था जब ये धातु काफी महंगी होती थी, किंतु जब इसे हॉल व हेराल्ड प्रोसेस के द्वारा अधिक मात्रा में बनाया जाने लगा, तब ये धातु सस्ती हुई, चीप हुई। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाना या भोजन करना हानिकारक होता है, क्यों? हानिकारक होता है क्यों? स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना बनाते हैं और उसका यूज भी करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यह हानिकारक क्यों होता है, तो इसका आंसर है, एल्यूमिनियम भी एक सक्रिय धातु होती है और यह भी वायुमंडल की ऑक्सीजन से आसानी से क्रिया कर जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर का निर्माण अपनी सतह पर करती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर सतह पर बना देती है और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सतह जो उसकी एल्यूमिनियम के ऊपर जो बनती है Al2O3 की लेयर, ये लेयर हम भोजन के साथ ले लेते हैं तो यह हमारे शरीर में पहुंच जाती है। स्टूडेंट्स, ये लेयर कैंसरजेनिक होती है, शरीर में पहुंच जाती है, और Al2O3 कैंसरजेनिक होता है, कैंसर को उत्पन्न करता है। अतः स्पष्ट है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में हमें भोजन बनाना भी नहीं चाहिए और इसमें भोजन करना भी नहीं चाहिए। इसके लिए जो बैलेंस रिएक्शन होती है वह निम्न प्रकार से होती है, Al प्लस O2 Al2O3, जब हम इसको बैलेंस करते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं, तब Al हो जाता है 4 और O 3 × 2 6, 3O2। ये रिएक्शन इस प्रकार से संतुलित हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, स्पष्ट है कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन करना और भोजन बनाना, इससे बचना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, किस पदार्थ का जलीय विलयन वायु की
ऑक्सीजन O2 इस पदार्थ का जलीय विलयन वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके CaCO3 का निर्माण करता है। जिससे दीवारों पर चमक आती है। स्टूडेंट्स, जो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ए मार्बल या संगमरमर का भी फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में को आप सबसे पहले समझें, किस पदार्थ, माना पदार्थ ये हो गया एक्स, इस एक्स का जलीय विलयन रहेगा और ये जलीय विलयन और जो ये जलीय विलयन रहेगा, ये जलीय विलयन CO2 से क्रिया करके CaCO3 का निर्माण करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो CaCO3 का विलयन बनता है, विलयन बनेगा, CaCO3 सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा। तो जो विलयन रहेगा जलीय विलयन रहेगा, अर्थात इसके साथ H2O भी आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस रिएक्शन के लिए हम रिवर्स वे में ले चलते हैं। CaCO3 प्लस H2O CO2, जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो जो जलीय विलयन आता है वह किस पदार्थ का होता है? वह होता है, आप इसको देखें, इसमें से CO2 माइनस कर देते हैं, तब ये आता है CaO प्लस H2O का, और कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो स्पष्ट है, जो ये जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। जलीय विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, जो कि CO2 से क्रिया करके CaCO3 बनाता है। अब स्टूडेंट्स, हमें इस वाली रिएक्शन के लिए भी आइडेंटिफाई करना है। जलीय विलयन CaOH होल ट्वाइस, उल्टा एरो मत लगा, ऐसे ही बना दें इसको आप। तो क्लियर है, यदि आप रिएक्शन देखते हैं कि जब भी मेटेलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तब मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, CaOH और OH, जब आप इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तब ये बनता है CaO प्लस H2O, अर्थात जो पदार्थ होता है X, वह होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्लियर है, किस पदार्थ X का जलीय विलयन? कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन CaOH होल ट्वाइस होता है, और ये CaOH होल ट्वाइस CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कि
मार्बल होता है, संगमरमर होता है। स्टूडेंट, इस कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हम बिना बुझा चूना कहते हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर है किस पदार्थ का जलीय विलयन? कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन। आप ये पूरा इसमें आंसर दें, क्लियर करें, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख दें तब वो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि आप सिर्फ इसका आंसर लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन, तब ये पूरा आंसर नहीं होता है। ये इंडिकेट करता है कि आपने जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको समझा नहीं है, उसको सिर्फ लर्न किया है, क्रैम्ड किया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर आधारित है। CuSO4 कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे Fe की कील या कोई भी पदार्थ, लोहे का कोई भी पदार्थ डालने पर विलयन का रंग विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्यों? ये वाला क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं। Fe plus CuSO4 gives you FeSO4 plus Cu। तो स्टूडेंट्स, स्पष्ट है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन रिएक्शन है, एक डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के फलस्वरूप हरे कलर का FeSO4 बनता है, जिसके कारण विलयन का रंग हरा हो जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, इनकी स्टडी हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये रिएक्शन लिख देनी है और इसका जो आंसर है उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी? तो उसकी जो लैंग्वेज है वह क्वेश्चन में ही दी गई है। जब यहाँ पर आपको लिखना है, जब CuSO4 के नीले विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो विलयन का रंग FeSO4 बनने के कारण हरा हो जाता है, क्योंकि इनके बीच एक विस्थापन रिएक्शन होती है जो निम्न है। और आपका आंसर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 5।
AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन से सिल्वर या सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर का उपयोग किया जाता है। कॉपर का उपयोग किया जाता है क्यों? तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए भी रिएक्शन लिख लें। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर सबसे पहले Cu प्लस AgNO3 gives you CuNO3 प्लस Ag। ये रिएक्शन भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो स्पष्ट है कि कॉपर व AgNO3 के बीच एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण सिल्वर नाइट्रेट से बाहर निकल आती है। अतः इस रिएक्शन के लिए हम कॉपर का उपयोग करते हैं। संबंधित रिएक्शन निम्न है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। AgNO3 के विलयन से Ag प्राप्त करने के लिए कॉपर का उपयोग किया जाता है क्योंकि कॉपर धातुओं की सक्रियता श्रेणी में Ag से नीचे है। अतः यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। जो ऊपर होता है वह नीचे वाले के लिए विस्थापित कर देता है। कॉपर ऊपर है और Ag नीचे होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में और इसकी सक्रियता श्रेणी में। Cu ऊपर है, Ag नीचे है, तो इसको विस्थापित कर देती है जिसके कारण हम Cu का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इन्हीं दोनों रिएक्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्या एक थॉट टाइप क्वेश्चन है। विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। क्या विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स उपचय रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है? तो इसका आंसर होता है यस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन होती है। क्वेश्चन आता है कैसे होती है, तो अब हम इसकी स्टडी इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल लेके करते हैं। इसमें आप
क्लियर कर लें। Cu सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है और Ag सक्रियता श्रेणी में नीचे होता है। इसके बाद इस क्वेश्चन की हम और स्टडी करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जा सकता है, हम इसकी स्टडी करेंगे। क्वेश्चन था विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, तो इसका आंसर था यस, विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और बनता है, निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट व अपचायक पदार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट व अपचायक पदार्थ कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तब वो रिएक्शन जो इस क्वेश्चन में दी जाती है, इस क्वेश्चन में दी जाने वाली रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसकी जो रिएक्शन है वह पहली रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4 gives you FeSO4 प्लस Cu। यही रेडॉक्स रिएक्शन हमने, विस्थापन रिएक्शन हमने पहले ली थी। और जो दूसरी रिएक्शन थी वह थी Cu प्लस AgNO3 gives you CuNO3 प्लस Ag। तो स्पष्ट है ये दोनों विस्थापन रिएक्शन है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें से हम जो पहली रिएक्शन है इसको लेते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लें। इसके लिए ये मैनोमिक्स बताया था, माइनस ये विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक है, और इस मूलक का जुड़ना या ऐड होना ऑक्सीडेशन है। जुड़ना ऑक्सीडेशन है और इसका निकलना रिडक्शन है। विद्युत ऋणात्मक मूलक का निकलना रिडक्शन है। और यदि किसी रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तब वह रिडॉक्स रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसको देखें, Fe प्लस CuSO4 gives you FeSO4 प्लस Cu। अब इसकी आवश्यकता नहीं है इस मैनोमिक्स की, अब इसको यहां से हमने अलग कर दिया है। यहां पर आप देखें
कि इसका जो जुड़ना होता है वह ऑक्सीडेशन होता है और निकलना रिडक्शन होता है। तब CuSO4 से SO4 माइनस माइनस निकल रहा है, अतः ये वाली रिएक्शन रिडक्शन है। और Fe से SO4 माइनस माइनस जुड़ रहा है, अतः ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। Fe से FeSO4 का बनना ऑक्सीडेशन है, CuSO4 से Cu का बनना रिडक्शन या अपचयन है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है वह पदार्थ अपचायक पदार्थ कहलाता है। क्यों, कहाँ, कैसे, इसकी स्टडी क्लास 11th में। वह पदार्थ, यहाँ इतना ही सफिशियंट है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वह पदार्थ अपचायक पदार्थ है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिस पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है वह पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर स्पष्ट है कि जो Fe होता है, Fe अपचायक पदार्थ है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और CuSO4 ऑक्सीकारक पदार्थ है क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप इसी आधार पर एक दूसरी वाली रिएक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। Cu का CuNO3 में जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव रेडिकल एडिशन का योग हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। AgNO3 से Ag रिडक्शन है। क्लियर है कौन सा अपचायक पदार्थ है और कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आता है, हम अब उसको भी सॉल्व करते हैं। आज हमें सारे जो थॉट टाइप क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, और अगले वीडियो में हम जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा टाइम हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन आता है, सजीवों में होने वाली निम्न क्रियाओं को लिखिए। होने वाली सजीवों में होने वाली निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। नंबर 1, सजीवों में होने वाली ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 2, सजीवों में होने वाली ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 3, सजीवों में होने वाली वियोजन या
डिसोसिएशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सजीवों में होने वाली एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बिना हम पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते थे, और तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन श्वसन या रेस्पिरेशन है। इसके बिना सजीव जीवित ही नहीं रह सकते थे। ये रेस्पिरेशन या श्वसन है, क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त होती है। आप इसका लिख सकते हैं C6H12O6 + 6O2 gives you 6CO2 + 6H2O plus एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP। इसके बाद इसमें जो दूसरी रिएक्शन है ऊष्माशोषी, सजीवों में जो दूसरी ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन है वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं था। क्लियर है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे बनती है? तो इसका सिंपल आंसर होता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 और H2O से सनलाइट की प्रेजेंस में, अर्थात ऊर्जा की उपस्थिति में जो क्रिया करते हैं वह रिएक्शन ऊष्मा शोषी रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वह प्रकाश होती है और प्रकाश का इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। तो ये दूसरी रिएक्शन होती है फोटो सिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और थर्ड रिएक्शन होती है वियोजन या डिसोसिएशन। तो स्टूडेंट्स, सजीवों में वियोजन या डिसोसिएशन रिएक्शन हमेशा होती रहती है। हम जो भोजन लेते हैं वह भोजन हमारे शरीर में निरंतर ब्रेक होता रहता है। हायर कॉम्प्लेक्शन से इसका जो इसका हायर कंपोजिशन होता है वह लोअर ग्रेड के कंपोजिशन में कन्वर्ट होता रहता है। तो रिएक्शन कौन सी हो जाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। डाइजेशन या पाचन हमारे शरीर में होने वाली वियोजन रिएक्शन होती है। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और आता है कि आप जो चिप्स वगैरह के पैकेट लेके आते हैं, ये आसानी से प्रेस नहीं होते हैं, इन्हें हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं। ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर कोई गैस भरी हुई होती है। तो ये क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कोई गैस भरी हुई होती है, और जब हम कोई ऐसा चिप्स का पैकेट लाते हैं जिसमें ये गैस नहीं होती है, तब उसका हमें स्वाद, उस चिप्स का हमें स्वाद अच्छा नहीं लगता है, उससे एक अजीब सी स्मेल आती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्मेल आने का कारण होता है वह विकृत गंधता होता है। अब क्वेश्चन आता है विकृत गंधता क्या होती है, और विकृत गंधता को रोकने के लिए सीलबंद खाने के पैकेटों में या सीलबंद भोज्य पदार्थों के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों भरी जाती है? तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है इसमें विकृत गंधता। क्वेश्चन तो बोल ही चुका हूं, अब मैं इसका जो आंसर है वो आंसर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। विकृत गंधता, विकृत गंधता क्या है? पहला आप इसका
नाम ही देख लें, विकृत। विकृत का मतलब होता है खराब हो जाना। गंधिता माने स्मेल, अर्थात जो एक खाने के पदार्थ की जो एक अच्छी स्मेल आती है वह विकृत हो जाती है और अच्छी स्मेल नहीं आती है, वो विकृत गंधिता, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। इसमें जो फूड मटेरियल होता है, भोज्य पदार्थ होता है, उस भोज्य पदार्थ में ऑयल व फैट होते हैं, तेल व वसा होते हैं। और जब इस ऑयल व फैट का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तब यह भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है। इसमें एक विशिष्ट गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो सीलबंद खाने के पैकेट होते हैं जैसे चिप्स वगैरह, इनमें कौन सी गैस भर दी जाती है? तो इसका आंसर होता है कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए सीलबंद खाद्य पदार्थों के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए पैकेटों में, सीलबंद पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, क्योंकि यह अक्रियाशील गैस होती है। अक्रिय गैस नहीं लिखें इसको लिखें अक्रियाशील गैस, क्योंकि यह गैस तेल व वसा का ऑक्सीडेशन रोक देती है, जिसके कारण इसमें विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं हो पाती है और खाद्य पदार्थ काफी लंबे समय तक खाने के योग्य रहता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या नाइट्रोजन के अलावा हम किसी और पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि विकृत गंधिता उत्पन्न ही ना हो? तो इसका आंसर है, ऐसे भी पदार्थ हैं जिसका उपयोग हम नाइट्रोजन के स्थान पर कर सकते हैं। ये पदार्थ होते हैं BHA और BHT। BHA ब्यूटीरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT होता है ब्यूटीरेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये पदार्थ खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोक देते हैं, जिससे विकृत गंधिता नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के जो क्वेश्चन आंसर थे उनको सॉल्व किया है, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करेंगे। उसमें हम केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इन सारे फैक्ट्स की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि यह आपके लिए समझ में आ गया है तब आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए भी लाइक कर दें। थैंक यू।